हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट में हार्डमानिया पढ़ रहे थे। जिसमें हमने उसकी लाइफ साइकिल, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इस टैडपोल लार्वा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसकी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, आइए देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में लार्वा सिंपल होता है तथा एडल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह प्रोसेस प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। डायरेक्ट चेंज करने पर लार्वा कॉम्प्लिकेटेड होता है तथा एडल्ट सिंपल होता है, इसलिए इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कायांतरण से पहले इसका जीओ नेगेटिव होता है तथा फोटो पॉजिटिव होता है। कायांतरण के पश्चात इसका जीओ पॉजिटिव होता है तथा फोटो नेगेटिव होता है। तो आइए अब हम इसका आगे चलते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के लार्वा में, हार्डमानिया के लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस में एक एक्टिव केयर, स्विमिंग तथा एडवांस कैरेक्टर वाला लार्वा एक निष्क्रिय सिंपल अटैच्ड एडल्ट फॉर्म में परिवर्तित होता जाता है। यह कायांतरण अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में होने वाले चेंजेस को हम दो भागों में बांटते हैं। तो ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है रेट्रोग्रेसिव क्लीवेज और दूसरा पार्ट है प्रोग्रेसिव क्लीवेज। तो आइए हम पहले पार्ट के बारे में जानते हैं कि रेट्रोग्रेसिव क्लीवेज क्या है। आइए देखते हैं। इनमें डिजेनरेशन को इंक्लूड करते हैं। लार्वा में निम्न स्ट्रक्चर डिसअपियर होते हैं। जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में डिसअपियर होते हैं और इससे मेटामॉर्फोसिस में क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। पहली, लार्वा की टेल। यह कॉर्डल फिन से छोटी होने लगती है और फाइनली डिसअपियर हो जाती है। इसका आंशिक रूप से अतिशोषण और आंशिक रूप से कस्टना होती है। इसका दूसरा पार्ट, इसकी दूसरा चेंजेस, टेल मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड दूर कर डिसअपियर होने लगते हैं। इनका भक्षण फैगोसाइक्लिस द्वारा कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें एडेसिव पैपिली पूर्ण रूप से डिसअपियर हो जाती हैं। चौथा पॉइंट, लार्वा के सेंसरी ऑर्गन एवं सेंसरी वेसाइकिल टूटकर डिसअपियर हो जाते हैं। अभी बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव चेंजेस की। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या हैं, आइए देखते हैं। लार्वा के कुछ स्टीरियोटोर जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे अधिक विकसित हो जाते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। ये निम्न है। आइए देखते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहला चेंजेस जो है वो
माउथ एवं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच का एरिया तेजी से वृद्धि या ग्रोथ करता है, जबकि डोर्सल साइड पर एट्रियोपोर की वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण ये बॉडी 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाती है और इसीलिए ब्रैंकियल व एट्रियल अपर्चर फाइनल पोजीशन पर आ जाते हैं। ये इसका पहला चेंज था। आइए ये देखते हैं। लार्वा में टेल के डिसअपियर हो जाने से ट्रंक टीयर शेप्ड हो जाता है तथा इसमें 4 लार्ज एक्टोडर्मल एम्पुली चारों कोनों से डेवलप हो जाती हैं। यह न केवल अटैचमेंट बल्कि रेस्पिरेशन में भी सहायक होती हैं। जल्दी ही 2 और एम्पुली डॉर्सोलैटरल साइड पर बनती हैं। ये था इसका दूसरा चेंज। अब हम इसके तीसरे चेंज पे चलते हैं। इसका तीसरा चेंज क्या है, आइए देखते हैं। न्यूरल ग्लैंड तथा नर्व गैंग्लियन माउथ के एट्रियोपोर के बीच में आ जाते हैं। फेरिंक्स का साइज इतना बढ़ जाता है और वह ब्रैंकियल सैक का रूप ले लेता है तथा उसमें स्टिग्मेटा तेजी से डिवाइड होने लगते हैं। ये इसका तीसरा चेंज है। आइए अब हम इसके अगले चेंजेस पर चलते हैं। अगला जो चेंज है वो माउथ को कवर करने वाला टेस्ट समाप्त हो जाता है, जिससे फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला चेंज, स्टोमक का साइज इसमें बढ़ जाता है और इंटेस्टाइन लंबी हो जाती है तथा लिवर भी बनने लगता है। अगला चेंज जो है, आइए उसको भी हम देखते हैं। पूरे शरीर पर टेस्ट फैल जाता है और इसी से फूड की फॉर्मेशन होती है। अगला चेंज, सर्कुलेटरी सिस्टम गोनड्स तथा गोनोडक्ट मेसोडर्म सेल से बन जाते हैं। और इस प्रकार एक सेकेंडरी एडल्ट एट्रियोपोर तथा अलाइड मेड बनाता है। उपयुक्त चेंजेस के अलावा इसमें आधुनिक अनुसंधानों से कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। तो आइए अब हम इसमें गोनट्स का डायग्राम देखते हैं कि इसमें जो गोनट्स पाई जाती हैं तो गोनट्स का उसमें क्या रोल है और किस प्रकार से वो इफेक्टिव होती हैं। आइए देखते हैं गोनट्स। गोनट्स, ये राइट गोनट जो एबव ऑफ पेरिकार्डियम, लेफ्ट गोनट ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन। यह गोनट इंटेस्टाइन के लूप में पाई जाती है।
ये हमारा लेफ्ट गोनेट का डायग्राम है। इसमें राइट गोनेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लेफ्ट गोनेट की है। देखिए इस लेफ्ट गोनेट का जो डायग्राम है वो किस शेप में है। फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है, ये हमारा फीमेल जेनाइटल पोर है और उससे जो निकली हुई डक्ट है वो ओविडक्ट है। ये हमारे सेंट्रल एक्सिस है जो बीच में ये मेल जेनाइटल पोर जो है उसमें सेंट्रल एक्सिस है। हर्माप्रोडाइट यानी ओवोटेस्टिस, ठीक है। ये डक्ट जो है हमारी ओवेरियन डक्ट्यूल है और अंदर जो सेंट्रल एक्सिस है उसमें अंदर हमारे स्पर्म डक्ट्यूल है जिसमें स्पर्म्स पाए जाते हैं। इन जो ये लूप हैं, ये लोब्स हैं, ये हमारा 10 से 25 के बीच में होते हैं। और ये जो हमारा है ये ओवेरियन पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ ओवेरियन पार्ट एंड दिस इज द बासा डिफरेंस एंड दिस इज papillated testicular part and this is posterior most unpaired lobe। ये हमारा पूरी तरीके से लेफ्ट गोनेट का डायग्राम है। डायग्राम ऑफ लेफ्ट गोनेट ऑफ हर्डमानिया इन मेटामॉर्फोसिस। तो आप इस डायग्राम को बनाइए। आप इस डायग्राम को बनाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।